आप कुछ भी कहो भैया, आपके न्यूट्री कुलचे का तो जवाब नहीं। आपके जैसा न्यूट्रेला कुलचे कोई बना ही नहीं सकता। न जाने क्या ही डालते हो अपने कुलचे में जो इतना ज्यादा स्वाद आता है। बचपन से ही इसी काम में लगा हूं, भैया न्यूट्रेला। कुलचे बनाते बनाते अब 35 साल हो गए हैं, तो स्वाद तो आएगा ही। और इसमें अपने हाथ के पिसे हुए मसाले डालता हूं, तभी तो इतने ग्राहक लेकर बैठा हूं। बिल्कुल ठीक कहा भैया। आखिर कपिल के न्यूट्रेला कुलचे क्यों इतने मशहूर थे कि हर कोई उसका दीवाना था? यह जानने के लिए हम चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत में सूरजपुर नाम का एक गांव, जहां दो भाई रहते थे। माँ बाप के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बेचारे बड़े बेटे कपिल पर आ गई और अब बड़ा बेटा होने के नाते कपिल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए अब मुझे ही कोई काम देखना होगा जिससे हमारा गुजारा चल सके। यह बोलकर कपिल काम की तलाश में निकल जाता है और फिर वह ढाबे पर काम करने लगा, जहां उसने न्यूट्रेला सोयाबीन बनाना सीखा। साथ ही कुलचे भी। इन सब के बीच में वह खुद तो पढ़ नहीं सका, पर उसने अपने छोटे भाई सूरज को खूब पढ़ा लिख दिया। पढ़ लिख कर उसका भाई शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया। कुछ समय बाद उसने वहीं पर शादी भी कर ली। शादी के बाद बस वह एक बार अपनी पत्नी के साथ गांव आया। लो काव्या, अब इस चूल्हे को ऐसे जलाओ। मुझसे नहीं होते ये सब काम, ऊपर से इस छोटे से घर में एडजस्ट भी नहीं होता। सूरज, चलो ना यहाँ से वापस शहर, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस छोटे से घर में मेरा भी दम घुटता है। अब सूरज काव्य के साथ वापस शहर लौट जाता है। उसके बाद वह ऐसा गया कि कभी लौटा ही नहीं और कपिल पढ़ा लिखा न होने के कारण गांव में ही रहकर न्यूट्रेला कुलचे बेचने लगा। एक दिन जब कपिल न्यूट्रेला कुलचे का थैला लेकर शाम के समय अंधेरे में घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो बीच सड़क में अंधेरे में खराब हो गई थी। अर्जुन, अचानक यह गाड़ी कैसे बंद हो गई? सर, गाड़ी के अगले वाले दोनों टायर में पंचर हो गया और आसपास कहीं दुकान भी नहीं दिखाई दे रही है। पर मैंने ऑनलाइन मैकेनिक बुक कर दिया है, उनको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटे के अंदर आएगा वह यहाँ पर। ओ माय गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था और ऊपर से मैकेनिक भी इतनी देर में आएगा। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। यहाँ तो कहीं आसपास होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। गांव है साहब, यहाँ तो बस कोई ठेला ही मिल सकता है। मुझे सामने ठेला तो दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसे पर कुछ मिल जाए। जल्दी जाओ, जो भी है लेकर आओ। अब तो बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। मालिक के कहने पर अर्जुन उस ठेले वाले के पास चला जाता है और थोड़ी देर बाद लौटता है। मालिक, इसके पास तो न्यूट्रेला कुलचे हैं, क्या हुआ, लेकर आ जाऊं आपके लिए? कहा था तुझे जो भी है लिया। मुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ज्यादा छोटे छोटे ठेले पर खाना ज्यादा पसंद है। लेकिन यह न्यूट्री कुलचे आखिर होते क्या है? पहली बार ऐसी डिश के बारे में सुन रहा हूँ। वह सेठ उसके ठेले पर आता है, जहां वह न्यूट्रेला कुलचे बनाकर रखे हुए होते हैं। सेठ ने उसके हाथ के बने वह न्यूट्रेला खाए, जो उन्हें बड़े ही पसंद आए, और इनाम के तौर पर उन्होंने उसे 500 रुपये दिए। तुम्हारे हाथों में तो कमाल का हुनर है, सच में मजा ही आ गया। लेकिन साहब, इतने पैसे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। साहब, आप कब तक यहाँ बीच रास्ते में खड़े रहेंगे? यही पास में मेरा छोटा सा घर है। आप बुरा ना माने तो जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती, आप मेरे साथ वहीं चलिए। सेठ ध्यानचंद उनके घर चला गया और गाड़ी ठीक होने तक वही रहा। कपिल और उसकी पत्नी ने उनकी अच्छे से खातिरदारी की। कुछ देर बाद गाड़ी ठीक होते ही वह उनसे विदा लेकर शहर की ओर चला गया। ऐसे ही समय बिता और एक रोज वही सेठ कुछ महीनों बाद अपनी कंपनी के 2 एम्प्लॉय के साथ उसी गांव में किसी काम से आया। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि सूरज और उसकी पत्नी थी। अपना गांव देख सूरज थोड़ा घबरा गया और उससे भी ज्यादा उसकी हालत तब खराब हो गई जब सेठ ने कपिल के न्यूट्रेला कुलचे के ठेले पर चलने के लिए कहा। सर, आप कहाँ ठेले पर जाकर खाएंगे? और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी भी है, आप गाड़ी में ही मंगवा लीजिए सर। अरे नहीं नहीं, कपिल के बने हुए न्यूट्रेला कुलचे में नहीं भूल सकता। तुम भी मेरे साथ चलिए। चलो सब चलते हैं। सूरज की लाख कोशिशें के बाद भी आखिरकार उसका मालिक उसको उसके बड़े भाई कपिल के ठेले पर लेकर चला ही गया
और सूरज को देखकर उसका बड़ा भाई कपिल बहुत खुश हुआ। लेकिन उसे देखकर सूरज अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी कपिल सूरज को देखकर खुश होकर बोलता है, अरे सूरज, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। अगर आने से पहले तुम मुझे फोन कर देते तो मैं तुम्हारी भाभी से कहकर सब लोगों के लिए खाना बनवा देता। क्या सूरज या तुम्हारे भैया है? अरे नहीं नहीं सर, ये भला गरीब न्यूट्रेला कुलचे का ठेला लगाने वाला मेरा भाई क्यों होगा? पहले हम लोग बस एक साथ पड़ोस में रहते थे, बस इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, अच्छा। तभी मैं सोचूं कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी, मैं और कहाँ यह ठेले लगाने वाला भाई कैसे हो सकता है? और बताओ, कपिल काम कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है सर। तो तू अब हमारे लिए 3 प्लेट न्यूट्रेला कुलचे लगा दे। हम सबको बहुत तेज भूख लगी है। जी सर, अभी लगाता हूँ। कपिल उन सब के लिए गरम गरम न्यूट्रेला कुलचे बना देता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया कपिल। सच कहूं तो इतना अच्छा तो न्यूट्रेलर कुलचे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सेफ भी नहीं बनाते। मैं तो यहां से निकलते वक्त 4-5 प्लेट पैक भी कर लूंगा। क्यों सूरज, है ना कमाल के? मैंने कहा था ना, तू दीवाना हो जाएगा इसका। हाँ सर, न्यूट्रेला कुलचे तो सच में बहुत अच्छे बने हैं। इन्हें खाकर मजा ही आ गया। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से न्यूट्रेला कुलचे खाकर चले जाते हैं। तभी सूरज गाड़ी में बैठने से पहले अपने मालिक से कहता है, सर आप सभी लोग गाड़ी में बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ। उस कुलचे वाले को थैंक यू बोलना है। सूरज इसी बहाने से कपिल से मिलने चला जाता है और वहां जाकर गुस्से में बोलता है, मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैं अपने मालिक को यह नहीं बता सकता था कि आप मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि अगर उनको यह पता चल जाता कि गांव में मेरा बड़ा भाई न्यूट्रेला कुलचे का ठेला लगाता है तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और हाँ सुनो, आज के बाद आप मुझे अगर किसी के साथ भी देखते हो तो यह बताने की जरूरत नहीं कि आप मेरे बड़े भाई हो, और इस बात का ध्यान रखना। कपिल को उसकी बातों का बुरा तो बहुत लगता है, पर वह उसकी बातों का जवाब न देकर चुप रह जाता है। और शाम को जब अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आज मेरे छोटे भाई को, खुद को, मुझे अपना बड़ा भाई बताने में शर्म आती है, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन उसके लिए झोंक दिया। उसकी पढ़ाई में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दे। आज वही मुझे एक गरीब ठेले वाला कहकर चला गया। मैं नहीं चाहता था कि जिस हालातों का सामना मुझे करना पड़ रहा है उसको भी करना पड़े, और आज वही भाई अपने मालिक के सामने मुझे अपना पड़ोसी ठेले वाला न जाने क्या क्या कहकर चला गया। कोई बात नहीं जी, इस संसार में तो यही होता है। गरीब चाहे किसी के लिए कितना भी करें, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। जो भाई अपने भाई को लोगों के सामने भाई कहने से कतराता है, तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? अब गुस्सा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। ऐसे ही काफी समय बीत गया और एक रोज जब कपिल अपने न्यूट्रेला कुलचे कटेला लगता है तो उसके ठेले पर एक अमीर आदमी आता है। मैं तुम्हारे न्यूट्रेला कुलचे की बड़ी तारीफ सुनी है। काफी टाइम से तुम ये बेचते हो, मुझे एक प्लेट दो, जरा मैं भी खाकर देखता हूँ। कपिल उसको एक प्लेट न्यूट्रेलर कुलचे लगाकर देता है और उसको वह बहुत पसंद आता है, जिससे वह अपने रेस्टोरेंट का 300 प्लेट का ऑर्डर दे देता है और चला जाता है। 1 साल तक कपिल को वह ऐसे ही ऑर्डर देता गया और एक दिन वह बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। उन पैसों से कपिल ने रेस्टोरेंट खोल लेता है, जिससे उसका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन सूरज अपनी पत्नी के साथ उस रेस्टोरेंट पर आता है। तभी उसकी नजर कपिल पर पड़ती है। अरे आप यहाँ, लगता है आप यहाँ भी न्यूट्रेला कुलचे ही बेचते हैं। अपने ठेले से काम पर आ गए हैं। लगता है आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कभी कपिल का नौकर बोलता है, अरे सर सुनिए, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये हमारे मालिक हैं। यहाँ पर काम नहीं करते, बल्कि ये पूरा रेस्टोरेंट ही इन्हीं का है। क्या क्या कहा तुमने? ये इनका रेस्टोरेंट है? जी हाँ, सही सुना आपने, ये इनका ही रेस्टोरेंट है। और क्या कहा था तुमने कि तेरे पास भी मेरी तरह एक घर और गाड़ी होती? पता है, जिसके सर से बचपन में बाप का साया चला जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे पर आ जाती है। और आज तुम जो कुछ भी हो ना, अपने बड़े भाई की बदौलत यहाँ खड़े हो। अगर वह तुम्हें बचपन में पढ़ाते लिखाते नहीं तो तुम आज यहाँ नहीं होते। तुम्हें अपने देवता समान भाई से ऐसा बोलने में जरा भी शर्म नहीं आई। और उस दिन के बाद सूरज को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ
और वह अपने बड़े भाई से माफी मांगता है, जिसके बाद वह उसे माफ कर देता है। कपिल के पास अब सूरज से भी बड़ा घर और गाड़ियां थीं। जीजाजी नहीं जा रहे? नहीं, वह तो कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं। शाम तक लौटेंगे, मुझे भी आने में शाम हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगी घर पर? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तुझे थोड़ा सारा हो जाएगा। और वैसे भी शुरुआती दिनों में तो अपना ख्याल रख। सुधा सुमन के साथ बाजार जाती है। सुमन बहन, 2 कचौरी और आलू की सब्जी दे दो। देसी घी की कचौरी, वह भी ₹20। पागल है क्या? देसी घी कचौरी भला कौन इतनी सस्ती बेचता है? मैं बेचती हूँ, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। मुझे तो बस ये होता है कि रोजाना की कमाई हो जाए और घर खर्च निकलते रहे। बस ईमानदारी के साथ काम करती रहूं, और ग्राहक भी मेरी देसी घी कचौरी को बहुत पसंद करते हैं। बहुत खुश है तू। इतनी सी कमाई से पूरे दिन में सिर्फ ₹150 कमाए हैं। तुझे लगता है तेरे लिए और आगे आने वाले तेरे भविष्य के लिए पर्याप्त होंगे? हाँ, तो और क्या क्या कमी है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, कमाई रोज की सही हो जाती है। चिंता भी तो नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। देख सुमन, तू मेरी पक्की सहेली है। चिंता की बात मैं सोच रही हूँ। अगर तू ऐसे ही देसी घी कचौरी सस्ते दामों पर बेचती रही तो फिर तो अगले 50 साल तक भी इसी टूटे हुए घर में रहने वाली है। अरे अपना नहीं तो अपने आने वाले बच्चे का सोच। अभी तो एक होगा, फिर आगे चलकर तेरे 2-3 बच्चे और होंगे तो कहाँ रखेगी उन्हें और कैसे उनकी परवरिश करेगी? जब परिवार बढ़ेगा ना, तब ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मैंने तो पूरी पिक्चर क्लियर की हुई है। बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, ये सभी ईमानदारी करने से कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर किसी तरह की प्राप्त हुई है। नाम भी बता दे किसी एक का। सुधा की बातें सुमन ध्यान से सुन रही थी। अरे थोड़ी बहुत बेईमानी हर बिजनेस में होती है। बड़े बड़े व्यापारी भी घोटाला करके ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं, बच्चों को महंगी परवरिश देते हैं। अगर तेरी तरह ईमानदारी से सब काम करने लगे ना तो कोई अमीर नहीं बनेगा, सब तेरी तरह गरीबी रहेंगे। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी भी अच्छी कमाई हो और मेरे बच्चे भी अमीर कहलाए? इसके लिए तुझे उस रास्ते पर चलना होगा जो तुझे कुछ ही महीनों में अमीर बना देगा, ताकि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो एक बड़ी कोठी में उसकी परवरिश हो। एक बड़ी सुंदर कोठी और उसके बाहर खड़ी चमचमाती कार, नौकर चाकर, खाने पीने की चीज, रुपया पैसा इतना कि खर्च हो तो भी कम ना पड़े। सोच तेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, कितनी। सुधा की बातें सुनकर सुमन के मन में हलचल मच गई। उसने कभी इतने बड़े सपनों के बारे में नहीं सोचा,
लेकिन अब जब सुधा ने सामने उज्जवल भविष्य की इतनी रंगीन तस्वीर खींच दी थी, तो सुमन का मन भी थोड़ा डोलने लगा। लेकिन सुधा, मुझे डर लगता है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो मेरी ईमानदारी पर सबका भरोसा है। मैं उसे कैसे तोड़ दूं? अरे पगली, पकड़ा कौन जाता है? मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ सिखाकर यहाँ से जाऊंगी। देख सुन, सबसे पहले तो तू शुद्ध देसी घी को कम कर। असली देसी घी में थोड़ा नकली देसी घी मिला ऊपर से डब्बे पर, सो साड़ी देसी घी का टैग लगा रहना चाहिए। बस कचौरी में वही खुशबू बनी रहेगी, तू चिंता मत कर। सुमन उस रात ठीक से सो नहीं पाई। आंखों के सामने एक तरफ अब तक के ईमानदार जीवन की तस्वीर तैर रही थी, तो दूसरी ओर सुधा के दिखाए गए सपनों की चकाचौंध। अरे क्या बात है सुमन, तू बड़ी चुपचाप लग रही है आज। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। सुमन ने तेजपाल को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तेजपाल से छुपाकर सुमन ने सुधा कहने पर देसी घी के डब्बे में नकली देसी घी मिला दिया। उसमें आधा देसी घी और आधा सस्ता की इस्तेमाल किया। पहली बार ऐसा करते हुए उसका दिल कहाँ फूटा, पर सपनों की दुनिया के लालच ने उसके अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। ग्राहक बदले हुए स्वाद को पहचान गए। सुमन बहन, आज कचौरी में ऐसी खुशबू नहीं दे रही जैसी रोज देती है। अरे भैया, वह आज थोड़ी जल्दी में बन गई थी। अगली बार वही पुराना स्वाद मिलेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ग्राहकों ने धीरे धीरे आना कम कर दिया। सुमन, अपनी कचौरी वापस ले ले। तेल की बदबू आ रही है। तू कहती है कि तू शुद्ध देसी घी की कचौरी बनती है। कहाँ से इसमें देसी घी की खुशबू आ रही है? मुझे तेल की बदबू आ रही है। कचौड़ी के पैसे वापस कर दे। सुमन दीदी, माँ ने कचौरी वापस भिजवाई है। तेल की बदबू आ रही है, इसमें आप पैसे ना वापस कर दो। सुमन ने ग्राहकों के पैसे वापस कर दिए। उसके ठेले पर वापस की हुई कचौरी रखी हुई थी। तेजपाल को थोड़ा शक हुआ। सीधा वापस शहर जा चुकी थी, पर जाते जाते अपनी सहेली का चलता हुआ काम खराब कर गई। सुमन तेजपाल को सब सच बता देती है। सुनो जी, मैंने गलती कर दी। मैं लालच में आ गई। सुधा ने जो रास्ता दिखाया वह मेरा नहीं था। मेरी पहचान मेरी ईमानदारी थी और मैंने वही बेच दी, कुछ पैसों के लिए। सुमन, अभी भी देर नहीं हुई है तो फिर से अपनी सच्चाई पर लौटा। जो हो गया सो हो गया, पर आगे का रास्ता तो हमारे हाथ में है ना। तो तू फिर से अपने हाथों की बनाई शुद्ध देसी घी कचौरी बनाना देखना। ग्राहक लौट आएंगे, और उसे सुधा को तो मैं अभी बताता हूं। तेजपाल ने सुधा को पर खूब खरी खोटी सुनाई। पीछे से सुधा भी रोने लगी। पता चला कि जहां सुधा नौकरी करती थी, वहां पर उसने बेईमानी की और वहां से उसे निकाल दिया गया। अब सुधा वापस गांव लौट आई है। अगले कुछ महीनों के लिए उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग सकती। सुधा को तो अपने किए की सजा मिल गई, पर सुमन ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। उसने फिर से पुराने तरीके से कचौरी बनाने शुरू की। ग्राहकों को जैसे ही पुराने स्वाद की झलक मिली, वह फिर लौट आए। जरूरी नहीं कि बेईमानी के रास्ते पर चलकर तरक्की मिले, यह सरासर गलत है। सच तो यह है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जो तरक्की मिलती है, वह हमें अत्यधिक सुकून और शांति देती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।